जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आपके साथ भारत सरकार के द्वारा पब्लिश करे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के लेखन और भाषण की किताब के खंड 11 में से बुद्धा एंड हीज धम्मा की रचना के वीडियो नंबर 1 द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म डॉक्टर B.R. अंबेडकर का लिखा हुआ साझा कर चुके हैं। आज हम इसके पहले पाठक्रम का नया वीडियो नंबर 2 द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म, जन्म से प्रव्रज्या डॉक्टर B.R. अंबेडकर का आगे का लिखा आज साझा कर रहे हैं। जय भीम साथियों। इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर ने आज की वीडियो के बारे में आपको बता ही दिया है। यह उद्धरण बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अंबेडकर द्वारा लिखित द बुद्ध और हिज धम्म नामक पुस्तक से लिया गया है, जिसका प्रकाशन 1957 में सिद्धार्थ कॉलेज पब्लिकेशन द्वारा किया गया था। यह पुस्तक के प्रथम भाग जन्म से प्रव्रज्या का एक अंश प्रस्तुत करता है, जिसकी शुरुआत ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति के वर्णन से होती है। पाठ बताता है कि भारत कई छोटे और बड़े राज्यों में विभाजित था, जिनमें से 16 जनपद जिन पर एक राजा का शासन था और कुछ संघ या गण जिनमें किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था शामिल थे। विशेष रूप से यह अंश कपिलवस्तु के शाक्य राज्य की शासन पद्धति पर प्रकाश डालता है, जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। और यह भी बताया गया है कि बाद में इस स्वतंत्र राज्य को कौशल नरेश ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। अंत में यह शक्तिशाली समकालीन राज्यों जैसे कौशल और मगध का उल्लेख करता है, जिनके शासक प्रसेनजित और बिंबिसार बुद्ध के समकालीन थे। अब बाबा साहेब के लिखी द बुद्ध और हिज धम्म नामक पुस्तक का पहला पाठ। प्रथम भाग जन्म से प्रव्रज्या। 1 कुल 1 ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत सर्वप्रभुत्व संपन्न एक राज्य न था। 2 देशा अनेक छोटे बड़े राज्यों में बैठा हुआ था। इनमें से किसी किसी राज्य पर एक राजा का अधिकार था, किसी किसी पार किसी एक राजा का अधिकार न था। 3 जो राज्य किसी एक राजा के अधीन थे, उनकी संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, बज्जी, वात्स, कुरु, पंचाल, मल्ल, सौरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार तथा कंबोज। 4 जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य न था, वे थे कपिलवस्तु के शाक्यपाया तथा कुसिनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलिये, अल्लग के बुली केसपुत के कालाम, कलिंग पिपलवन के मौर्य तथा भर्ग, जिनकी राजधानी सिंसुमारगिरी थी। 5 जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था, वे जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार न था, वे संघ या गण कहलाते थे। 6 कपिलवस्तु के शाक्यों की शासन पद्धति के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है। हम नहीं जानते कि वहां प्रजातंत्र था अथवा कुछ लोगों का शासन था। 7 इतनी बात हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि शाक्यों के जनतंत्र में कई राज परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद क्रमश शासन करते थे। 8 राज परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। 5 सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय शुद्धोदन की राजा बनने की वारी थी। 10 शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में था। ये एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल नरेश ने इसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया था। 11 इस अधिराज्यिक प्रभाव क्षेत्र में रहने का परिणाम यह था कि कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य स्वतंत्र रीति से अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता था। 12 उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल नरेश प्रसेनजित और मगध नरेश बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। अब हम सुनेंगे द बुद्ध और हीज धम्म के पहले पाठ पर चर्चा। कभी सोचा है कि वो दुनिया असल में कैसी रही होगी जिसने गौतम बुद्ध जैसे महान विचारक को आकार दिया? मतलब उस समय का पॉलिटिकल और सोशल ताना बाना कैसा था?
चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि उनके शुरुआती जीवन पर इन सब चीजों का क्या असर पड़ा। तो इसके लिए हमें चलना होगा समय में बहुत पीछे, कोई 2500 साल से भी पहले के उत्तर भारत में। और हाँ, उस समय का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप था वो आज जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। तो सबसे पहली और जरूरी बात जो समझनी है वो ये कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो भारत था वो आज की तरह एक देश, एक नेशन नहीं था। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई पहेली हो जिसके कई छोटे छोटे अलग अलग टुकड़े हों। ये टुकड़े थे आजाद राज्य और हर राज्य की अपनी अलग पहचान थी, अपनी अलग ताकत थी। उस समय के जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कम से कम 16 बड़े राज्य हुआ करते थे और इनमें से कुछ तो जैसे कोसल और मगध इतने ज्यादा पावरफुल थे कि कह सकते हैं कि पूरे इलाके की राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती थी। अच्छा, अब एक और मजेदार बात, इन सभी राज्यों को चलाने का तरीका एक जैसा नहीं था। मोटे तौर पर 2 तरह के पॉलिटिकल सिस्टम्स थे और ये जो फर्क है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। पहला सिस्टम था जनपद का, आसान भाषा में कहें तो मोनार्की यानी राजशाही, मतलब एक राजा होगा और सारी की सारी पावर उसी के हाथ में होगी। और फिर दूसरा जो ज्यादा यूनिक था वो था संघ या गण। इसे हम एक तरह का रिपब्लिक कह सकते हैं, एक गणराज्य। यहां किसी एक राजा का राज नहीं चलता था। तो देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, एक तरफ एक अकेले राजा का शासन और दूसरी तरफ कोई एक राजा नहीं बल्कि लोगों के समूह मिलकर शासन चला रहे हैं। मतलब उस जमाने में ये 2 बिल्कुल अलग अलग पॉलिटिकल आइडियाज एक साथ चल रहे थे। चलिए अब जूम इन करते हैं और सीधा उस जगह पर चलते हैं जो हमारी कहानी के लिए सबसे अहम है। ये है शाक्यों का गणराज्य, वही जगह जहां सिद्धार्थ गौतम पैदा हुए थे। तो ये जो कपिलवस्तु के शाक्य थे उनका अपना एक गण था, एक रिपब्लिक। ये भारतीय सबकॉन्टिनेंट के उत्तर पूर्वी हिस्से में था और सिद्धार्थ का घर यही था। और यहाँ का सिस्टम भी बड़ा दिलचस्प था। यहाँ जो राजा का टाइटल था ना, वो किसी एक फैमिली के पास हमेशा के लिए नहीं रहता था, बल्कि जो बड़ी बड़ी मुख्य फैमिलीज थीं उनके बीच ये पद बारी बारी से, मतलब रोटेशन में घूमता था। अब देखिए, शाक्य टेक्निकली तो एक आज़ाद राज्य थे, लेकिन उनकी आज़ादी पूरी तरह से आज़ादी नहीं थी। उनके ऊपर हमेशा एक बहुत पावरफुल पड़ोसी की छाया रहती थी। और ये पड़ोसी कौन था? ये था कोसल का शक्तिशाली साम्राज्य। हालत ये थी कि शाक्यों को अपना कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए कोसल की मंजूरी लेनी पड़ती थी। तो एक तरह से उनकी आज़ादी बस नाम की ही रह गई थी। तो अब हम कहानी में ठीक उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जब सिद्धार्थ का जन्म होने वाला है। और ये जो पूरा पॉलिटिकल माहौल हमने समझा, ये उनकी कहानी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसी पॉलिटिकल टेंशन के बीच राजा बनने की बारी आती है सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन की। जरा सोचिए उस वक्त उन पर कितना प्रेशर रहा होगा, एक तरफ अपने गण को चलाना और दूसरी तरफ कोसल जैसे बड़े साम्राज्य को भी नाराज नहीं करना। और यहीं पे आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक ऐसे माहौल में पैदा होना, एक ऐसे छोटे से गणराज्य में जो कहने को तो आज़ाद है पर असल में एक बड़े साम्राज्य के अधीन है। इस चीज ने शक्ति, दुख और असली आज़ादी को लेकर सिद्धार्थ के नजरिए को कैसे शेप किया होगा। ये सोचने वाली बात है कि शायद पावर, सफरिंग और फ्रीडम को लेकर उनकी जो गहरी सोच थी उसकी जड़ें इसी पॉलिटिकल आज हम रियलिटी समय में में थी। थोड़ा पीछे जा रहे हैं, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के उत्तर भारत की यात्रा पर। हमारे हाथ में स्रोत है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की किताब द बुद्धा एंड इज धम्मा का एक अंश। और आज हमारा मकसद ये समझना है कि सिद्धार्थ गौतम असल में किस तरह की राजनीतिक दुनिया में पैदा हुए थे। ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि हम अक्सर मान लेते हैं कि वो किसी विशाल एक छत्र साम्राज्य के राजकुमार थे, लेकिन अंबेडकर की किताब जो तस्वीर पेश करती है वो इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। पेचीदा कैसे? ये कोई एक अखंड भारत नहीं था, बल्कि राज्यों और गणराज्यों का आप कह सकते हैं एक जटिल ताना बाना था। बिल्कुल। तो चलिए इस ताने बाने को थोड़ा सुलझाते हैं। किताब हमें बताती है कि उस दौर में भारत में कोई एक अकेली सबसे बड़ी शक्ति नहीं थी। पूरा इलाका कई राज्यों में बटा हुआ था और ये राज्य भी एक जैसे नहीं थे। जी, अंबेडकर इन्हें 2 मुख्य श्रेणियों में बांटते हैं। पहली श्रेणी थी जनपदों की। जनपद? हाँ, जनपद। इन्हें हम आसान भाषा में राजतंत्र या राजशाही कह सकते हैं, जहां सत्ता एक राजा के हाथ में होती थी और
मतलब अक्सर वंशानुगत चलती थी। और दूसरी श्रेणी थी संघ या गण की। ये राजतंत्र नहीं थे। यहाँ किसी एक व्यक्ति का स्थायी शासन नहीं था, बल्कि शासन एक समूह के हाथ में था। समूह के हाथ में, जैसे कि आज के गणराज्य। हाँ, एक तरह से उन्हें हम आज की भाषा में रिपब्लिक्स कह सकते हैं। ये उस जमाने के लिहाज से एक बहुत ही प्रगतिशील व्यवस्था थी। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। तो पहले इन बड़े राजतंत्रों यानी जनपदों की बात करते हैं। स्रोत में इनकी एक लिस्ट दी गई है ना? हाँ, 16 महाजनपदों की एक प्रसिद्ध सूची है। इसमें अंग, मगध, काशी, कोसल जैसे बड़े और शक्तिशाली राज्यों के नाम हैं। इनके अलावा वज्जी, मल्ला, वात्स, कुरु, पंचाल, सौरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार और कंबोज भी शामिल थे। ये उस दौर की समझिए बड़ी ताकतें थीं। इस लिस्ट में एक चीज थोड़ी अजीब है। वज्जी और मल्ल, इन दोनों का नाम 2 बार आता है। क्या ये कोई गलती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत इसकी वजह तो नहीं बताता, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये कोई गलती नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या है? ये उस दौर की राजनीतिक जटिलता को दिखाता है। वज्जी उदाहरण के लिए असल में 8 छोटे छोटे गणराज्यों का एक संघ था, एक कन्फेडरेसी। तो हो सकता है कि सूची में एक बार पूरे संघ का जिक्र हो और दूसरी बार उसकी किसी प्रमुख शाखा का, और यही बात शायद मल्लों पर भी लागू होती होगी। अच्छा, तो मतलब ये नाम किसी एक राजा के राज्य के नहीं, बल्कि पूरे कबीलों या संघों के भी हो सकते थे। बिल्कुल। तो एक तरफ ये बड़ी बड़ी राजशाहियां थीं और दूसरी तरफ ये गणराज्य। सिद्धार्थ का घर इनमें से कौन सा था? उनका ताल्लुक दूसरे वाले से था। अंबेडकर की किताब साफ बताती है कि सिद्धार्थ कपिलवस्तु के शाक्य गण से थे, और इन गणराज्यों की दुनिया इन बड़ी राजशाहियों से बिल्कुल अलग थी। तो चलिए अब शाक्यों पर ध्यान देते हैं। ये शाक्य आखिर थे कौन और इनकी दुनिया अंदर से कैसी दिखती थी? क्या ये एक लोकतंत्र था जैसा हम आज समझते हैं? देखिए, किताब के मुताबिक हमें उनकी शासन पद्धति की पूरी जानकारी तो नहीं है। ये साफ नहीं है कि क्या हर नागरिक को वोट देने का अधिकार था, या फिर शासन कुछ चुनिंदा कुलीन परिवारों के हाथ में था, जिसे हम ओलिगार्की कहते हैं। लेकिन किताब में एक बहुत ही दिलचस्प सुराग दिया गया है। बिल्कुल, और वो सुराग उनकी शासन व्यवस्था की पूरी तस्वीर बदल देता है। ऐसा लगता है कि शाक्यगढ़ में कई राज परिवार थे और वे बारी बारी से शासन करते थे। बारी बारी से? जी हाँ, सत्ता किसी एक परिवार की जागीर नहीं थी। जब किसी परिवार की बारी आती तो उसके मुखिया को राजा की उपाधि दी जाती थी। एक मिनट रुकिए, तो इसका मतलब जो हम कहानियों में सुनते हैं कि सिद्धार्थ एक बहुत बड़े साम्राज्य के इकलौते वारिस थे और उनके पिता एक महान सम्राट थे, वैसा कुछ नहीं था? उनके पिता की सत्ता स्थायी नहीं थी? ठीक समझे। राजा का पद उनके परिवार के लिए एक रोटेटिंग चेयर जैसा था। अंबेडकर के स्रोत के अनुसार सिद्धार्थ के जन्म के समय इत्तेफाक से उनके पिता शुद्धोदन के परिवार की शासन करने की बारी थी। अरे वाह, ये जानकारी तो सिद्धार्थ की पूरी छवि को जमीन पर ले आती है। बिल्कुल, वो कोई महलों में कैद दुनिया से बेखबर राजकुमार नहीं थे, बल्कि एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा थे जहां सत्ता स्थायी नहीं थी, जहां शक्ति का खेल हमेशा चलता रहता था। लेकिन अगर उनके पिता राजा कहलाते थे, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो एक गणराज्य था? राजा शब्द तो सीधे सीधे राजतंत्र से जुड़ा है। ये एक बेहतरीन नुक्ता है। यहाँ राजा शब्द का अर्थ शायद सम्राट या एम्परर नहीं, बल्कि प्रमुख या चीफ जैसा था। जैसे आज भी हम किसी समूह के मुखिया को सम्मान से राजा बेटा कह देते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं होता कि वो सच में राजकुमार है। तो ये बस एक उपाधि थी। हाँ, एक उपाधि जो शासन करने की बारी आने पर मिलती थी। असली शक्ति किसी एक व्यक्ति में नहीं, बल्कि शाक्यों की सभा या संथागार में निहित थी, जहां सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे। तो शाक्यों का अपना एक अनूठा राजनीतिक सिस्टम था, लेकिन क्या वे पूरी तरह से आजाद थे? समय के साथ हालात बदल गए। उनके ठीक बगल में कोसल का शक्तिशाली राजतंत्र उभर रहा था और शाक्य उसके प्रभाव में आ गए। कोसल ने उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ये जो कोसल का आधिपत्य था, इसका मतलब क्या था? क्या शाक्यों को टैक्स देना पड़ता था? इसका रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर होता होगा? स्रोत हमें इसकी पूरी जानकारी तो नहीं देता, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। आमतौर पर ऐसे मामलों में छोटे राज्य बड़े राज्य को एक वार्षिक कर या नजराना देते थे, और विदेश नीति के मामले
जैसे किसी और राज्य से संधि करना या युद्ध छेड़ना, ये सब बड़े राज्य की अनुमति के बिना संभव नहीं होता था। अच्छा, तो एक तरह से उनकी आजादी घर की चारदीवारी तक ही सीमित थी। बिल्कुल, वे अंदरूनी मामलों में तो शायद स्वतंत्र थे, लेकिन बड़े फैसले कौशल नरेश की मर्जी के बिना नहीं ले सकते थे। वाह, तो वे खुद को स्वतंत्र कहते थे, लेकिन असल में वे कौशल के अधीन थे। क्या उनके बीच कोई तनाव रहता था इस बात को लेकर? निश्चित रूप से रहता होगा। जरा सोचिए, एक तरफ आपकी अपनी गणतांत्रिक व्यवस्था है जहां आप मिलजुल कर फैसले लेते हैं, और दूसरी तरफ एक शक्तिशाली राजा है जो जब चाहे आपके फैसलों को पलट सकता है। हाँ, ये तनाव तो शाक्यों की राजनीति का एक अहम हिस्सा रहा होगा। उन्हें हमेशा एक तलवार के नीचे जीना पड़ता था। सही कहा। तो इसका मतलब यह है कि सिद्धार्थ का बचपन और जवानी सिर्फ आध्यात्मिक खोज में ही नहीं बीती। वो एक ऐसे गणराज्य में पले बढ़े जो अंदर से तो प्रगतिशील था, लेकिन बाहर से लगातार दबाव में जी रहा था। बिल्कुल, और ये दबाव सिर्फ एक तरफ से नहीं था। इस किताब में 2 महाशक्तियों का जिक्र है जो उस दौर के राजनीतिक मंच पर छाई हुई थीं। कौन सी दो? एक तो कौशल, जिसके राजा थे प्रसेनजित, और दूसरा था मगध, जिसके राजा थे बिंबिसार। बिंबिसार और प्रसेनजित, ये नाम तो इतिहास की किताबों में महानायकों की तरह आते हैं। हाँ, और स्रोत कहता है कि ये दोनों सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। हाँ, उसी समय जी रहे थे, और ये कोई मामूली बात नहीं है। बिंबिसार और प्रसेनजित उस युग के सबसे शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक थे। उनकी दोस्ती, उनकी दुश्मनी, उनकी साम्राज्य विस्तार की नीतियां, इन सब का सीधा असर शाक्य जैसे छोटे राज्यों के भविष्य पर पड़ता था। तो ये वो राजनीतिक मंच था जिस पर सिद्धार्थ का जीवन आकार ले रहा था। एक तरफ अपने गणराज्य की अंदरूनी राजनीति, बारी बारी से आने वाला शासन, और दूसरी तरफ कौशल और मगध जैसी बड़ी ताकतों का बाहरी दबाव और खतरा। ठीक कहा। ये कोई शांत, अलग-थलग आध्यात्मिक कोना नहीं था। ये एक सक्रिय, तनावपूर्ण और लगातार बदलते राजनीतिक परिदृश्य का हिस्सा था। सिद्धार्थ ने सत्ता, स्वतंत्रता, निर्भरता और संघर्ष को बहुत करीब से देखा होगा। उन्हें पता होगा कि एक छोटी सी गलती उनके पूरे गणराज्य को नक्शे से मिटा सकती है। तो आज की हमारी इस चर्चा का सार ये है कि डॉक्टर अंबेडकर के इस अंश से जो तस्वीर उभरती है, वो हमारी आम धारणा से बिल्कुल अलग है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी का भारत राजनीतिक रूप से बेहद विविध था। जी, यहाँ कौशल और मगध जैसे बड़े राजतंत्र भी थे, और शाक्यों जैसे छोटे गणराज्य भी। और सिद्धार्थ का जन्म किसी एकछत्र साम्राज्य में नहीं हुआ था। बिल्कुल नहीं। उनका जन्म एक छोटे अर्ध स्वतंत्र शाक्य गणराज्य में हुआ था, जो कौशल जैसी एक बड़ी शक्ति के साये में जी रहा था। और ये संदर्भ उनकी कहानी को पूरी तरह से बदल देता है। कैसे? ये समझना क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये हमें ये समझने में मदद करता है कि सिद्धार्थ के विचार केवल आध्यात्मिक या दार्शनिक निर्वात में पैदा नहीं हुए। वे उस समय की सामाजिक और राजनीतिक हकीकत से गहराई से जुड़े हुए थे। उन्होंने राजतंत्र की ताकत को भी देखा होगा और अपने गणराज्य की सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी। अच्छा। इन दोनों व्यवस्थाओं को इतने करीब से देखने का अनुभव उनके विचारों का एक अहम हिस्सा बना होगा। तो आज की चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल मन में आ रहा है। पूछिए। एक ऐसे गणराज्य में बड़े होकर जहां शासन बारी बारी से चलता था और किसी एक व्यक्ति के पास स्थायी सत्ता नहीं थी, सिद्धार्थ ने राजतंत्र और एक व्यक्ति के स्थायी शासन के बारे में क्या विचार बनाए होंगे? और क्या उनके अपने गणतांत्रिक अनुभव ने, जहां फैसले सभा में लिए जाते थे, बाद में उनके भिक्षुओं के संघ की अवधारणा को किसी तरह प्रभावित किया होगा? यह एक बहुत गहरा सवाल है। शायद उनके संघ की नींव उनके अपने शाक्य गण के अनुभव पर ही रखी गई हो। उन्होंने शायद ये महसूस किया हो कि असली ताकत किसी एक राजा में नहीं, बल्कि एक अनुशासित और एकजुट संघ में होती है। यह एक ऐसी कड़ी है जो उनके राजनीतिक जीवन को उनके आध्यात्मिक जीवन से जोड़ती है, और यह सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु है। आपने चुंबर साहब का बनाया वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और बुद्धा एंड हिज धम्मा और बाबा साहेब के भाषण रोजाना साझा करते हैं। कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें।
आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।